बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं शहरियार अहमद एक मरतबा फिर से आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम लोग बात करने लगे ई कैट केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के ऊपर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम लोग बात कर रहे हैं। सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये सेकंड ईयर केमिस्ट्री के बारे में दूसरा टॉपिक है, मतलब यानी कि दूसरी वीडियो है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी चैप्टर नंबर 6 की, तो आप पहले जाके वो वाली वीडियो देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको यहाँ से आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो मेरा मशवरा है कि पहले आप लोग वहां पे जाके देख लें। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आज हम लोग डिस्कस करने लगे। मैंने इसको पहले से लिख लिया ताकि मैं भूल ना जाऊं। सबसे पहले टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर उसके बाद होमोलॉजी सीरीज को डिस्कस करने लगेंगे हम लोग। आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन और फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जिनका एक और नाम होता है हाइड्रोकार्बन्स। क्या नाम होता है भाई इनका? इनका एक और नाम होता है हाइड्रोकार्बन्स। इनकी दो टाइप्स होती हैं। सबसे मेन इनकी दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप का नाम होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पहली टाइप का नाम क्या होता है भाई? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और दूसरी टाइप का नाम होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मैं पूरा नाम नहीं लिख सकता। वैसे इनके दो अलग अलग और भी नाम हैं। जैसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है नॉन बेंजोनाइड्स, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सकती है, नॉन बेंजोनाइड्स। और इसको एक और नाम दिया जाता है बेंजोनाइड्स का। क्या नाम दिया जाता है इसको? बेंजोनॉइड्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती। इसके अंदर स्मेल खास तौर पे ऐड की जाती है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो इसके अंदर स्मेल अपनी खुद से मौजूद होती है। इनकी अपनी खुद की खुशबू, बदबू, जो भी बोल लो, इनकी अपनी मौजूद होती है। अच्छा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की एक आसान सी डेफिनेशन है कि वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग शामिल हो। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी बेंजीन रिंग शामिल ना हो। अब देखो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की एक और टाइप्स हैं, दो अलग अलग और टाइप्स हैं। वो दो टाइप्स आपको बता दूं। पहली टाइप जो होती है वो होती है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरी टाइप होती है क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का एक नाम होता है, वो नाम होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या नाम होता है इसका? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम होता है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। बात समझ में आ रही है? देखो, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके दोनों एंड खुले हुए ओपन है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है? दोनों एंड क्लोज होते हैं, मतलब इसका कोई ओपन एंड नहीं होता। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की फिर फर्दर दो टाइप्स हैं। इसकी फर्दर दो टाइप्स कौन सी है? पहली टाइप होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और दूसरी टाइप है इसकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एक नाम है या एक टाइप है, वो है अल्केन्स। क्या टाइप है भाई? अल्केन्स। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनकी फिर फर्दर दो टाइप्स होती हैं। फर्दर दो टाइप्स कौन सी होती है? एक तो होती है अल्कीन्स, और फिर क्या होती है? अल्काइंस। देखो, यहाँ पे जगह बहुत छोटी है, इसलिए मैं थोड़ा खोला करके लिख लूं, अल्काइंस। बात समझ में आ गई? देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या फर्क होता है? फर्क ये होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कभी भी एडिशन नहीं हो सकती। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होती है? कोई एडिशन कभी भी नहीं होती। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट होती है या फिर सब्सटीट्यूशन होती है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की निशानी क्या है कि उसके अंदर हमेशा सिर्फ क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। बात समझ में आ रही है? कार्बन और कार्बन एटम्स के दरमियान में हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एडिशन होती है। इसके अंदर क्या होती है? एडिशन होती है इसके अंदर। और वो मैं डर गया और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ये जो अल्कीन्स और अल्काइंस है, अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस के अंदर क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेते हैं। क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स की भी ऐसी ही दो टाइप्स होती हैं, एक तो सैचुरेटेड और फिर अनसैचुरेटेड। तो उसको खोलने के बजाय हम लोग डायरेक्ट ही इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी फिर फर्दर तीन टाइप्स निकलेंगी। पहली टाइप कौन सी होगी इसकी? पहली टाइप होगी भाई
साइक्लो अल्केन्स, क्या टाइप होगी इसकी, साइक्लो अल्केन्स। फिर दूसरी टाइप होगी इसकी साइक्लो अल्कीन्स, साइक्लो अल्कीन्स और फिर साइक्लो अल्काइंस। यहां तक बात समझ में आ गई आपको मेरी। अब देखो ये जो साइक्लो अल्केन्स हैं ये सैचुरेटेड होते हैं, ये सैचुरेटेड होते हैं, और बाकी ये दोनों जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। वो क्या होते हैं भाई, अनसैचुरेटेड होते हैं। यानी कि साइक्लो अल्कीन के अंदर और साइक्लो अल्काइन के अंदर एडिशन हो सकती है और साइक्लो अल्केन्स के अंदर एडिशन नहीं हो सकती, या फिर इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, इसके अंदर डबल बॉन्ड होगा और इसके अंदर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, किसी भी एक जगह पे हो सकता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो बेंजीन से बनते हैं, या बेंजीन ही को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की कि बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बेंजीन और बेंजीन से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर एक और बात बता दूं कि ऐसे सारे कंपाउंड जिसके अंदर ये वाला रिंग शामिल है, बेंजीन रिंग शामिल है, ऐसे करके पूरा रिंग शामिल है, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं। अब देखो मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान में एक शुरू में फर्क बताते हुए कहा था कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती, उसके अंदर स्मेल ऐड की जाती है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसके अंदर उनकी अपनी ही स्मेल मौजूद होती है। यहां पर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, मुझे जवाब देना। जवाब तो दे नहीं सकते आप लोग, कमेंट सेक्शन में दे देना। ये चलो सोच लो, पेट्रोल जो गाड़ी में भरवाते हैं आप लोग पेट्रोल 100 रुपए का, या फिर केरोसिन ऑयल, या फिर जो हमारे घर में जो सुई गैस आ रही है, नेचुरल गैस आ रही है, ये सारी चीजें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? सोच लो, वीडियो को अच्छे से पॉज करो और अच्छे से सोचो। सोच लिया? मुझे पता है आपने वीडियो नहीं पॉज की होगी और आप लोग यहाँ पे बार बार आगे बढ़ा रहे होगे, तो मेरा क्या है, मैं भी लंबी कर रहा हूँ। भाई देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में खुशबू का फर्क होता है ना। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और नेचुरल गैस ये सारे के सारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती। अब आप बोलोगे सर आप पागल हो गए, पेट्रोल की तो इतनी भीनी भीनी खुशबू आती है, हम तो नशा करते हैं सर उससे पुल के नीचे बैठ के। मैं आपको एक बार बता दूं भाई, देखो पेट्रोल, नेचुरल गैस या केरोसिन ऑयल, उन सब के अंदर स्मेल ऐड की जाती है ताकि खतरात से बचा जा सके, रिस्क फैक्टर कम किया जा सके। मान लो आप जब छोटे थे तो कितनी सारी खबरें आप अखबार में पढ़ते होंगे कि एक घर के अंदर, या आज भी इस तरह की खबरें पढ़ते होंगे, एक घर के अंदर गैस लीक हो रही थी और फिर क्या नाम है किसी ने माचिस जला दिया और वो घर धमाके से उड़ गया वगैरह वगैरह, और सब के सब जल के मर गए। ऐसी खबरें बहुत सारी सुनी होंगी आपने। तो भाई क्या हुआ कि पहले गैस के अंदर ना स्मेल नहीं ऐड की जाती थी, लेकिन क्योंकि इस तरह खतरे बढ़ते थे तो उसके अंदर स्मेल ऐड करने लगी, ताकि अगर कभी भी कोई खुला मतलब जो गैस का चूल्हा है वो खुला छोड़ दे तो उससे स्मेल जो निकलेगी उससे पता लग सके कि हाँ गैस लीक हो रही है और चूल्हे को बंद कर दिया जा सके। सही है बात समझ में आ रही है? इसी तरह से कहीं पे भी पेट्रोल की लीकेज हो रही है या केरोसिन ऑयल गिर रहा है वगैरह, या जिस तरह की डीजल वगैरह कहीं पे लीक हो रहा है, तो हम वहां पे रिस्क फैक्टर हमारा कम हो जाएगा क्योंकि हमें उसकी स्मेल पता लग जाएगी, तो इसलिए हम वहां पे खतरात से बच सकते हैं, इसलिए उसके अंदर स्मेल ऐड की जाती है। और दूसरी बात ये कि सबकी स्मेल अलग अलग इसलिए भी होती है ताकि उनके दरमियान में डिस्टिंग्विश भी किया जा सके कि कौन सी स्मेल किस चीज की है। बात समझ रहे हो ना? तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं होमोलॉगियस सीरीज की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस कर लिया है, अब हम होमोलॉगियस सीरीज को डिस्कस करने लगे हैं। देखिए होमोलॉगियस सीरीज से बताने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ, हम एक फैमिली सिस्टम के तहत जना चलते हैं, सारा पाकिस्तान या सारी दुनिया के अंदर इस तरह से बोल रहा हूँ। भाई देखो आप में से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कुछ शेख होंगे, कुछ दिल्ली वाले होंगे, कुछ पंजाबी होंगे, कुछ महाजिर होंगे, कुछ गुजराती होंगे, जो भी वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो जो शेख हैं वो अपने नाम के आखिर में क्या लगाते हैं, शेख। जो सैयद है वो शुरू में क्या लगा लेते हैं, सैयद लगा लेते हैं। इस तरह हर कोई, बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो अपने नाम के आखिर में कुछ लगाती हैं और कोई अपने नाम के शुरू में कुछ लगाती हैं। इसी तरह से होमोलॉगियस सीरीज है। होमोलॉगियस सीरीज क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं वो किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी खानदान से बिलोंग करते हैं, और उस खानदान के सारे मेंबर को एक होमोलॉगियस सीरीज का हिस्सा कहा जाता है। तो मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो होमोलॉगियस सीरीज के अंदर क्या होता है, सेम फैमिली होती है, एक ही फैमिली होती है, उनका जनरल फॉर्मूला भी सेम ही होता है, सब समझ रहे हो ना, एक ही जनरल फॉर्मूला होता है। उसके बाद उनके स्ट्रक्चरल फीचर भी सेम होते हैं, स्ट्रक्चर्स भी एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं।
एक ही नहीं होते, मतलब सेम नहीं होते, सिमिलर होते हैं। बात समझ रहे हो ना, फर्क है दोनों में। लेकिन उनके अंदर डिफरेंस किस चीज का होता है? CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। अब देखो CH2 ग्रुप का डिफरेंस कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो मेरे पास एक 4 फैमिलीज मैंने पहले से लिख ली है। पहली फैमिली है अल्केन्स, फिर अल्कीन्स, अल्काइंस, फिर अल्कोहल्स, इस तरह से आगे और बढ़ती जाएंगी, अल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर्स, ईथर वगैरह वगैरह, ठीक है, अमाइंस भी। तो ये कुछ मैंने 4 फैमिलीज लिख ली हैं। अब आप 4 फैमिलीज के अंदर देखोगे, हर फैमिली के अंदर अगर अल्केन्स हैं, अल्केन्स की पहचान ये है कि उसके अंदर आखिर में क्या आ रहा होगा? एन आ रहा होगा। अल्केन्स की पहचान क्या है कि उसके अंदर आखिर में क्या आ रहा होगा? ANE, एन आ रहा होगा। और उसके अंदर सबके सब सिंगल बॉन्ड होंगे। बात समझ आ गई? अब देखो मीथेन, इथेन, ये एन आ रहे हैं ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, समझ आ रही है? तो ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला भी सेम है। जनरल फॉर्मूला में सबका बता दो आपको। इनके स्ट्रक्चर फीचर भी सेम है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस इनके अंदर CH2 ग्रुप का। कैसे डिफरेंस है? देखो ऊपर से लेके नीचे तक आते हुए देखो, ऊपर से नीचे तक आते आते देखोगे तो एक एक कार्बन बढ़ रहा होगा और दो दो हाइड्रोजन बढ़ होंगे। देखो एक कार्बन बढ़ रहा होगा और दो हाइड्रोजन बढ़ होंगे। जैसे यहाँ पे देखो CH4 ऊपर से नीचे आया, C2 यानी कि एक कार्बन बढ़ गया, पहले एक कार्बन था फिर दो कार्बन हो गए। H4 से H6 एक कार्बन बढ़ गया, दो हाइड्रोजन बढ़ गए। ऐसे ही C2 से C3 एक कार्बन और बढ़ गया, H6 से H8। इसी तरह से ऊपर से लेके नीचे तक आते जाओ तो एक कार्बन बढ़ेगा, दो हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन बढ़ेगा और दो हाइड्रोजन। इस तरह से अल्कीन्स के अंदर भी ऐसा ही है, C2H4 फिर उसके बाद C3H6, इस तरह से ऊपर से नीचे तक आते हुए एक ही कार्बन बढ़ता जाएगा और दो दो हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे। और ये अल्कीन्स, अल्काइंस के अंदर भी ऐसा ही है और अल्कोहल्स के अंदर भी ऐसा ही है। आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने फॉर्मूलाज लिखे हुए। अब यहाँ पे देखो अल्कीन्स की पहचान ये है कि उसके आखिर में क्या आ रहा होगा? ईन आ रहा होगा। अल्काइंस की पहचान ये कि जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके अंदर आखिर में क्या आ रहा होगा? आइन आ रहा होगा, जैसे प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन वगैरह, ठीक है। अल्कोहल्स की पहचान ये कि उसके आखिर में क्या आ रहा होगा? उल आ रहा होगा, उल। क्या आ रहा होगा? उल, उल, OL, उल। जैसे मीथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल वगैरह वगैरह। अब देखो यहाँ पे मैंने इन सबके फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। अब आप बोलोगे सर क्या ये सारे फॉर्मूलाज हमें याद करने हैं? मैं बोलूंगा नहीं भाई, इतना तो मैं आपके ऊपर जुल्म नहीं कर सकता मैं आपके ऊपर इतना। तो आप क्या करोगे? इन सबके जनरल फॉर्मूलाज याद कर लो। अगर आपको इनके जनरल फॉर्मूलाज याद है तो आप किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। मैं आपको बड़ी आसानी से बता दूंगा। देखो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है एक सेकेंड, ये बहुत गंदा मार्कर है। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है। उसके बाद अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। समझ आ रही है मेरी बात? अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 और साथ में क्या लग जाएगा? OH। आप बोलने लगोगे सर इतना मुश्किल तरीके से आपने बताया, फॉर्मूलाज कौन याद करेगा अभी इनके, और फॉर्मूलाज को यूज कैसे करें? तो मैं आपको किसी दो कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज निकालना सिखाता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई भी कंपाउंड ले लो, ब्यूटानॉल है, ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? मान लो मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता। ब्यूटानॉल कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? अल्कोहल से। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1 और साथ में OH है। देखो ये N से मुराद है नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब देखो ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल का मतलब ये कि इसके अंदर कितने कार्बन है? 4 कार्बन। आपको ये काउंटिंग याद होनी चाहिए, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, यानी 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग है। ब्यूट का मतलब ये कि उसके अंदर 4 कार्बन होते हैं। ब्यूट का मतलब ये इसके अंदर 4 कार्बन है। फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1 और साथ में क्या लग जाएगा? OH। अब देखो 4 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? C4n की जगह पे क्या आ गया? 4H। उसके बाद 2 ऐसे ही n की जगह पे क्या आ गया? 4, फिर उसके बाद +1 और साथ में क्या लग गया? OH। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C4, 2 4 दा 8, 8 + 1 9, तो ये क्या हो गया? C4H9 और OH। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल में एक भी समझाना काफी है। अब होमोलॉजी सीरीज हमें समझ में आ गई तो हम कहाँ पे चलते हैं? आइसोमेरिज्म पे हम लोग फौरन चलने लगे। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो यहाँ पे और यहाँ तक पहुंच गए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। समझ आ रही मेरी बात आपको? ये आपको भाई वाला मशवरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकंड देखें, अब हम लोग बात करने लगे हैं आइसोमेरिज्म के ऊपर। आइसोमेरिज्म क्या चीज होती है? एक सेकंड, राइट शायद कोई खराब हो गई तो इसलिए रोशनी कम है।
लेकिन आइसोमेरिज्म के ऊपर हम लोग बात करने लगे थे। देखो आइसोमेरिज्म बहुत आसान सी चीज है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्या सेम होता है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, तो ऐसे सारे कंपाउंड्स कहलाते हैं आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। अब देखो आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म की चार टाइप्स है यहाँ पे। कितनी टाइप्स है भाई आइसोमेरिज्म की, चार टाइप्स है यहाँ पे। पहली टाइप का नाम है चेन आइसोमेरिज्म, पहली टाइप का नाम है भाई चेन आइसोमेरिज्म। इसका एक और नाम भी होता है स्केलेटन, स्केलेटन आइसोमेरिज्म, पहली टाइप। दूसरी टाइप का नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और तीसरी टाइप का नाम है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और पांचवी टाइप का नाम है भाई मेटामेरिज्म, सॉरी पांचवी नहीं, चौथी टाइप का नाम है, फोर्थ टाइप का नाम है मेटामेरिज्म। वैसे आइसोमेरिज्म की और भी दो टाइप्स हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। एक सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी है, ठीक है, लेकिन वो अभी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, सिंध बोर्ड के कोर्स का हिस्सा नहीं है। अब देखो चेन आइसोमेरिज्म या स्केलेटन आइसोमेरिज्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब यह है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उनकी डिफरेंट चेन हो, चेन डिफरेंट हो, बट डिफरेंट स्केलेटन्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डिफरेंट स्केलेटन्स, ठीक है। इसकी एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है ब्यूटेन, क्या कंपाउंड है मेरे पास, ब्यूटेन मेरे पास है। ब्यूटेन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ब्यूटेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ब्यूटेन का मतलब क्या है, चार कार्बन, और चारों कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड हो। तो देखो मेरे पास पहला तरीका क्या है, मैं चारों कार्बन को स्ट्रेट चेन के अंदर लिखूं। वैलेंसीज कंप्लीट नहीं कर रहा, वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए आप हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो ब्यूटेन के अंदर क्या हो गया, मैंने चार कार्बन को पहले स्ट्रेट चेन में लिख लिया, और फिर मैं क्या कर रहा हूं, इसको चार कार्बन को ब्रांच चेन के अंदर करके लिख रहा हूं। तो मेरे पास ये दो तरीके ब्यूटेन के लिखने के। अब देखो ये वाला तरीका कहलाता है चेन आइसोमेरिज्म का। आप इसको पहचानोगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है कि आप इसको एमसीक्यूज के अंदर कैसे पहचानोगे। देखो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। वैसे तो अगर आपको चारों चीजें पता होगी तभी आप सोच के बता सकते हो कि ये कौन सी टाइप की आइसोमेरिज्म है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं। चेन आइसोमेरिज्म के अंदर पहचानने का तरीका यह है कि कंपाउंड के अंदर लिखा होगा एन ब्यूटेन लिखा होगा, या फिर आइसोब्यूटेन, इस तरह करके लिखा होगा अगर, तो आप समझ जाओगे ये चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बात हो रही है। एन लिखा हुआ है या आई लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये चेन आइसोमेरिज्म है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कभी कभार लिखा हो एन ऑक्टेन, क्या लिखा हुआ भाई, एन ऑक्टेन, या फिर लिखा हुआ है 2,2,4 ट्राइमिथाइल, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये भी चेन आइसोमेरिज्म की ही टाइप है। एक सेकंड में वीडियो को पॉज कर रहा हूं। देखो अब ऐसे भी लिखा हो सकता है कि कहीं पे लिखा हुआ एन ऑक्टेन और साथ में लिखा हुआ 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, ऐसे लिखा होगा, तो ये भी चेन आइसोमेरिज्म है। इसको पहचानोगे कैसे, आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट द रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग चॉइस को आपको खत्म करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे मैं आपको बाकी तीन समझाता हूँ, फिर ये वाला समझाऊंगा। देखो भाई पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। फंक्शनल ग्रुप कोई भी ऐसा, मतलब फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग जब डिस्कशन करेंगे उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप ऐसे समझ लो कि हर फैमिली के दरमियान में एक आइडेंटिटी होती है जो एक दूसरे को अलग अलग करती है। जैसे अल्कीन्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है ना, तो अगर मेरे पास एक कंपाउंड है ब्यूटीन, क्या कंपाउंड है मेरे पास, ब्यूटीन, मेरे पास एक कंपाउंड है। ब्यूटीन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 2 3 और 4, दोबारा ऐसे लिख रहा हूँ 1 2 3 और 4, मैंने इस तरह करके लिखा। आप बोलोगे डिफरेंस क्या है, अभी तक तो कोई डिफरेंस नहीं है। ब्यूटीन के अंदर क्या होता है, इन का मतलब ये कि इसके अंदर डबल बॉन्ड शामिल होगा। अब हो सकता है डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे हो, और हो सकता है कि डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे हो। तो ऐसी सूरत में ये क्या कराएगा,
पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको पहचानना सबसे आसान है, इसको पहचानना सबसे आसान है, क्योंकि अगर आपको पोजीशन बता दी जाए, जैसे कहीं पे लिख दिया 1 ब्यूटीन, क्या लिख दिया 1 ब्यूटीन लिख दिया, और कहीं पे लिख दिया 2 ब्यूटीन लिख दिया, तो आप फौरन से समझ जाओ कि ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम है, क्योंकि कंपाउंड भी सेम है, कंपाउंड सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, और इनका इन इन आ रहा है तो इनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन क्या चीज चेंज है, इनकी पोजीशन चेंज है। अब अगर इनकी पोजीशन चेंज है तो समझ जाओ कि ये क्या पोजीशन आइसोमेरिज्म है। समझ आ गई बात। अब देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पे आ जाओ। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बहुत आसान सा है। इसके अंदर क्या होता है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट होता है फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, इसकी मैं आपको एग्जांपल एक देता हूं। देखो जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला है C2H6O, मेरे पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है C2H6O। अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई ये बता दो कि ये इस कंपाउंड का नाम क्या है, आप सोचोगे इस कंपाउंड का नाम ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना। देखो मैं आपको बता दूं, जब तक इस कंपाउंड को ड्रॉ नहीं करोगे जब तक इसका कोई नाम नहीं है। सबसे पहले इसको कंपाउंड को ड्रॉ करो। इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है, पहला तरीका तो ये कि कितने कार्बन है, 2 कार्बन, दोनों कार्बन को मैंने साथ लगा लिया, एक साथ लगा लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, अब हाइड्रोजन है ना, कितना हाइड्रोजन है, ये 6 हाइड्रोजन ना, 3 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगाए, 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगाए, 5 हो गए, एक हाइड्रोजन बच गया, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मैंने ऐसे करके लगा लिया। ये देखो ये वाला जो कंपाउंड है ये अभी कहलाएगा इथाइल अल्कोहल। ये क्या कहलाएगा भाई, इथाइल अल्कोहल, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप OH आ रहा है और OH फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। इस कंपाउंड को दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो क्या है, पहले ऑक्सीजन को बीच में लगा लो, उसके बाद कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन को हमने साइड पे लगाया, सही है, और उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दिए। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा डाइमिथाइल ईथर। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, डाइमिथाइल ईथर। अब देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसको पहचानने का तरीका क्या है, अगर आपके पास कंपाउंड ही गिवन नहीं है, ड्रॉ हुआ हुआ गिवन नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे भाई। देखो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अल्कोहल और ईथर आमतौर पे ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं, अल्कोहल और ईथर, ठीक है, सुनते जाना भी। अल्डिहाइड और कीटोन ये आपस में आमतौर पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। अल्डिहाइड और कीटोन्स आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स ये आपस में हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो यहां तक हम लोग समझ रहे, अगर ये 3 है इस तरह के गिवन है तो आप समझो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। खास तौर पे अल्डिहाइड और कीटोन तो बहुत पूछा जाता है। मेटामेरिज्म पे आते हैं। मेटामेरिज्म की टाइप बहुत आसान सी है। वो टाइप क्या भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो। क्या चीज सेम हो भाई, फंक्शनल ग्रुप सेम हो। अब दोनों ही चीजें सेम है तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। बात समझ आ रही है। इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसकी मैं आपको कोई फिलहाल मेरे सामने कोई ट्रिक नहीं है इसको पहचानने की। हाँ मेरे सामने होगा तो मैं पहचान लूंगा, लेकिन मैं आपको कैसे डिलीवर करूंगी ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। देखो मेटामेरिज्म के बारे में आपको बताता हूँ कि अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। हाँ मैं आपको इतना बता देता हूँ, देखो मेरे पास एक कंपाउंड है C4H10O। देखो मेरे पास इसको ड्रॉ करने का 2 तरीके हैं। पहले ऑक्सीजन को मैंने बीच में लगाया, अब कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन इधर लगा लिए, 2 कार्बन मैंने इधर लगा लिए, और उसके बाद हाइड्रोजन को फिल कर लो। यहाँ पे 3 यहाँ पे आएंगे, 2 यहाँ पे आएंगे, फिर 2 यहाँ पे आएंगे और 3 यहाँ पे। हाइड्रोजन को मैं फिल नहीं कर रहा। दूसरा तरीका क्या है, ऑक्सीजन मैंने बीच में लगाया, 1 कार्बन यहाँ पे आ गया और 3 कार्बन यहाँ पे आ गई। ये एक और तरीका है इसको ड्रॉ करने का। अब देखो दोनों सूरत में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, लेकिन पहले वाले कंपाउंड का नाम होगा डाइइथाइल ईथर। पहले वाले कंपाउंड का नाम होगा डाइइथाइल ईथर, और दूसरे वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, दूसरे वाले कंपाउंड का नाम होगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। हाँ चलो मेरे ध्यान में एक ट्रिक आ गई इसको समझाने की, हो सकता है कि सही हो भाई। देखो आप समझ लो, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों जगह पे जो अल्काइल रेडिकल्स हैं, अगर अल्काइल रेडिकल के नाम अलग अलग हैं तो आप समझ जाओ कि ये मेटामेरिज्म है या मेटामर्स है। समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ रहा है दोनों के दरमियान में, ये ईथर ईथर लिखा हुआ है दोनों के दरमियान में, तो समझ जाओ कि ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम हो गए। लेकिन दोनों साइड पे क्या हो गए, मिथाइल प्रोपाइल ईथर लिखा हुआ है, अल्काइल ग्रुप चेंज हो गया यहाँ पे भी।
और यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो समझ जाओ जहाँ पे भी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं वहां पे क्या होगा, ये मेटामेरिज्म हो जाएगा। अब आप समझो, मैंने आपको कहा था कि इनमें पहचानने का तरीका क्या है, पहचानने का तरीका कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि अगर वो पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं है, मेटामर्स भी नहीं है, क्योंकि इनको पहचानने के तरीके मैंने आपको बता दिए। अगर इन तीनों में से कोई सा भी नहीं है तो वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा, चेन आइसोमेरिज्म। समझ रहे हो ना मेरी बात, इस तरह से आपको पहचानना है। आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीमराइजेशन के बारे में। देखो बेटा अब हम लोग बात करने लगे हैं पॉलीमराइजेशन के बारे में। पॉलीमराइजेशन एक बहुत आसान सा टॉपिक है, मैं आपको सिर्फ एक लाइन बताता हूँ, आपको पॉलीमराइजेशन समझ में आ जाएगी। वो लाइन क्या है कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। बिल्कुल बस ये लाइन रखो कि जैसे जैसे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन होकर एक बहुत बड़ा रिवर फाउंड कर सकते हैं, इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर स्मॉल मोनोमर्स यानी छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स आपस में, छोटे छोटे यूनिट्स मिलके आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, एक बड़ा सा लार्ज पॉलीमर बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। मोनोमर का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन और मर का मतलब क्या होता है, यूनिट, यानी कि ऐसे सिंगल सिंगल यूनिट्स, वन यूनिट्स, बहुत सारे छोटे छोटे सिंगल यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं, एक लार्ज पॉलीमर बना देते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट्स। तो इसका मतलब ऐसा कंपाउंड जो बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना है वो कहलाता है पॉलीमर। समझ आ गया आपको मेरी बात। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन दो अलग अलग टाइप्स है पॉलीमराइजेशन की, इनके दरमियान में फर्क कैसे करना है, बहुत आसान फर्क मैं आपको बताने लगा हूँ। देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है, सेम मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं। क्या होता है इसके अंदर, सेम मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं, और यानी सेम यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है, डिफरेंट मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं, डिफरेंट मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद ऑब्वियसली एक पॉलीमर बना लेते हैं। ये तो बहुत ऑब्वियस चीज, इसके अंदर भी सिंगल सेम मोनोमर्स आपस में कंबाइन होकर एक पॉलीमर बना लेते हैं। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे। एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है, इथीन प्लस इथीन प्लस इथीन, इस तरह से चलते रहो और ये आगे जाके बना लेते हैं पॉलीथीन। क्या बना लेते हैं, ये पॉलीथीन। समझ आ रही है आपको मेरी बात। देखो इथीन और इथीन सेम यूनिट्स हैं, वो आपस में कंबाइन होकर पॉलीथीन बना रहे हैं। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड और प्लस फिनॉल। अब देखो ये यहाँ पे फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड ये क्या हो गए, डिफरेंट मोनोमर्स हो गए। ये जब आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं बेकलाइट, ये भी एक पॉलीमर है। तो ये सारी टाइप्स हो गई किस चीज की, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, बहुत आसान थी। एक और डिफरेंस इनके दरमियान बता सकता हूँ, एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनती। बाय प्रोडक्ट क्या होती है, जो कि एक एक्स्ट्रा सी चीज बन जाती है, तो इसके अंदर कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनती। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर बाय प्रोडक्ट बनती है, यानी कि एक तो एक्चुअल प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वही बनता है, साथ में एक एक्स्ट्रा कंपाउंड भी इसके अंदर बनता है। और इसके अंदर बाय प्रोडक्ट जो आमतौर पर बनती है वो होता है वाटर, और क्या चीज हो सकती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन उसमें भी ज्यादातर जो होता है वो वाटर होता है जो कि बनता है। अब देखो पॉलीमराइजेशन इतना सी बताना था, इसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पे आ रहे हैं। देखो बेटा ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सॉरी, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को लाजमी तौर पे दबा दो, ठीक है ना भाई। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग बात करने लगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी फैमिलीज हैं। अब हर फैमिली के अंदर एक ऐसा एटम या एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम या एक ऐसा रेडिकल या एक ऐसा बॉन्ड होता है जो एक फैमिली को दूसरी फैमिली से अलग करता है, उस चीज को कहा जाता है उसका फंक्शनल ग्रुप। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, हमारी लिए एक आइडेंटिटी है, इसी तरह से हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, एक अपना अपना पहचान होती है, वो पहचान ही फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये मेरी पहचान है। आप लोग भी पाकिस्तानी हो तो आपकी पहचान ही है। कोई किसी कंट्री से बिलोंग करता है, कोई कैनेडियन होगा, कोई इंडियन होगा, तो ये उसकी पहचान है। कोई हिंदू है तो ये उसकी पहचान है। मान रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात। इस तरह जैसे हम लोग की कम्युनिटीज के दरमियान में अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग आइडेंटिटीज होती है, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड्स के दरमियान के अंदर जो आइडेंटिटी होती है वो फंक्शनल ग्रुप से पता लगती है। अब देखो हर कंपाउंड का अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे अल्केन्स, अल्काइंस, अल्कोहल, ये मैंने सारी फैमिलीज लिखी है, इन सबके फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बताने लगा हूं। देखो अल्केन्स का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, और यही इसकी पहचान है कि इसकी कोई पहचान नहीं है। अल्केन्स की पहचान यही है,
अल्केन्स की पहचान यही है कि उसकी कोई पहचान नहीं है, सिर्फ उसकी एक पहचान ये कि उसके अंदर सारे कंपाउंड्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होगा और कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। अल्कीन्स की पहचान ये कि उसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अल्काइन की पहचान ये कि उसके अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्कोहल्स की पहचान ये कि उसके अंदर OH आता है। अल्डिहाइड्स की पहचान ये कि उसके अंदर CHO आता है, CHO। कीटोन्स की पहचान क्या है कि उसके अंदर क्या आता है, CO आता है, सिर्फ CO आता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की पहचान ये कि उसके अंदर COOH आता है। ईस्टर्स की पहचान ये कि उसके अंदर COO आता है, सिर्फ COO कर लो, सिर्फ COO आता है। ईथर की पहचान ये कि उसके अंदर एक अकेला ऑक्सीजन आता है। और अमाइन की पहचान ये कि उसके अंदर नाइट्रोजन आता है। अब ये नाइट्रोजन जो आता है वो 2 हाइड्रोजन के साथ भी आ सकता है, ये नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन के साथ भी आ सकता है, और ये नाइट्रोजन एक मतलब किसी भी हाइड्रोजन के बगैर भी आ सकता है। ये अमाइन की पहचान है। समझ आ रही मेरी बात? अब देखो इसको किस तरह से हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एक फॉर्मूला के साथ में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अल्केन्स का तो खैर कोई फॉर्मूला मैं आपको नहीं बता सकता, अल्कीन्स का भी नहीं और अल्काइंस का भी नहीं, इनके तो जनरल फॉर्मूला थे, जनरल फॉर्मूला से ही चलो। अल्कोहल्स का की पहचान ये कि यहाँ पे एक अल्काइल रेडिकल होगा और साथ में OH होगा। समझ रहे हो मेरी बात? एक अल्काइल ग्रुप, R से मुराद है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल वगैरह। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप आ रहा होगा, साथ में OH ग्रुप लग रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप आ रहा होगा और दूसरी साइड पे CHO आ रहा होगा। कीटोन की पहचान ये कि इसके अंदर एक अल्काइल ग्रुप, फिर उसके बाद CO आ रहा होगा, फिर दोबारा से एक अल्काइल ग्रुप आ रहा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या हो रहा होगा, एक अल्काइल ग्रुप, फिर दोबारा से COOH, इस तरह से चल रहा होगा। ईस्टर्स के अंदर क्या हो रहा होगा, पहले एक अल्काइल ग्रुप, फिर COO, फिर उसके बाद दोबारा से एक अल्काइल ग्रुप आ रहा होगा। ईथर की पहचान क्या है, पहले एक अल्काइल ग्रुप, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद दोबारा से एक अल्काइल ग्रुप आ रहा होगा। अमाइन की पहचान क्या है कि पहले एक अल्काइल ग्रुप और साथ में नाइट्रोजन लग रहा होगा, इस तरह से आ रहा होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एक हाइड्रोजन हो, तो ये ऐसा हो जाएगा R, फिर नाइट्रोजन इधर किस चीज से बॉन्ड बना लेगा, एक और अल्काइल ग्रुप से। या ऐसा भी हो सकता है कि R और फिर नाइट्रोजन और फिर दोबारा से यहाँ पे तीनों जगह पे अल्काइल ग्रुप। मकसद क्या है, अमाइन की पहचान क्या है कि उसके अंदर नाइट्रोजन लाजमी तौर पे आ रहा होगा, यही उसकी पहचान है, नाइट्रोजन उसकी पहचान है। देखो अगर आपको मेरी वाली वीडियो वाकई सच में पसंद आई है तो फिर लाइक करो और कमेंट्स में बताना कि आप आगे क्या देखना चाहते हो। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर ECAT की मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करवा दें, जो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे वाकई स्टार्ट करवानी चाहिए अगर कोई स्टार्ट नहीं करवा रहा तो। लेकिन मैं आपको स्टार्ट करवाने से पहले लाजमी तौर पर एक बात बता दूं, मैं मैथ्स के अंदर कोई इतना बड़ा कोई चीता नहीं हूँ, सही है। मुझसे बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे बेस्ट टीचर्स मार्केट के अंदर पढ़े हुए हैं, बहुत मौजूद हैं इज्जत के साथ, बहुत बेहतरीन किस्म के टीचर मार्केट के अंदर मौजूद हैं। तो अगर आप उनसे पढ़ो तो ज्यादा बेहतरीन बात है। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मुझसे कोई गलतियां होंगी वो आप लोग इग्नोर कर देना, माफ कर देना मुझे, जो भी है, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी और ECAT के स्टूडेंट्स को, MCAT के स्टूडेंट्स को जानते हो तो आप उनके साथ लाजमी तौर पे शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, वैसे अभी तक कर देना चाहिए, ठीक है। मुझे ईद से पहले 500 सब्सक्राइबर चाहिए इंशाल्लाह आप लोगों से, और आप लोग करोगे मुझे यकीन है। और बेल आइकन को दबाओ ताकि मेरी आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। और रमजान आपका अच्छा चल रहा होगा यकीनी तौर पे। मुझे बताना कि रमजान के अंदर कैसी एक्टिविटीज चल रही हैं आपको। मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मुझे बता सकते हो। अगर मेरे व्हाट्सएप को ग्रुप को आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी नीचे मौजूद है। और जो लड़कियां उस ग्रुप के अंदर शामिल नहीं होना चाहती बल्कि एक पर्सनल ग्रुप, सेपरेट ग्रुप चाहती हैं लड़कियों के लिए, तो वो भी मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप बना चुका हूँ, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो उनको व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा, ठीक है। और अपना ख्याल रखें और देखते रहे मेरी वीडियोस को। अल्लाह हाफिज और जज़ाकल्लाह।